देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन और मैं हूं आंचल भट्ट। और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना सामने आई है। इसके चलते श्रीनगर उरी राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पहाड़ों से गिरे मलबे और पत्थरों के कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और सक्रिय मानसूनी हवाओं के चलते कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अनंतनाग जिले के चतरगुल और शांगस इलाकों में बादल फटने की घटना से फ्लैश फ्लड आ गया है। कीचड़ और मलबा कई रियासी घरों में घुस गया है, जिससे एक मकान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा गावरण और अनंतनाग रोड भी बादल फटने से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे इलाके में आवाजाही प्रभावित हो गई है। प्रशासन राहत और मरम्मत कार्यों में जुटा हुआ है। जेल में बंद कश्मीर के पूर्व विधायक और नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद के आगामी मानसून सत्र में शामिल होने के लिए स्पेशल NIA कोर्ट पटियाला हाउस से अंतरिम जमानत की मांग की है। उनकी याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई तय की गई है। रशीद की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संसद में शामिल होकर अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार और दायित्व दोनों है। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि इंजीनियर रशीद को इससे पहले भी 4 बार अंतरिम बेल या कस्टडी पैरोल मिल चुकी है, इसलिए इस बार भी उन्हें अस्थायी राहत दी जाए। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जबकि रशीद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होनी है। ऐसे में संसद सत्र से पहले अंतरिम बेल के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का LG मनोज सिन्हा पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम उन्हीं के इशारों पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासनिक ढांचा उपराज्यपाल के इशारों पर चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि राज्य की अफसरशाही से लेकर गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट तक हर निर्णय LG कार्यालय के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि ना तो किसी मंत्री की कोई भूमिका है, ना ही चुने हुए प्रतिनिधियों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने के फैसले को संविधान विरोधी बताया है। कुलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ बिहारी बाहर काम कर रहे हैं। वे फॉर्म कैसे भरेंगे, वोट कैसे देंगे और माता पिता की मृत्यु के प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने ऐसा कानून लाकर संविधान के मूल अधिकारों को कमजोर किया है और ये सब अपने मालिकों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये कदम जबरदस्ती लागू किया गया तो देश भर में संविधान बचाने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। खबरों के मुताबिक 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन की घोषणा की थी, जिसमें अवैध नाम हटाने और योग्य मतदाताओं को शामिल करने की बात की गई थी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जो साल से इलेक्शन में ऐसा कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा लोग, शायद 1 करोड़ 50 लाख बिहारी बाहर काम कर रहे हैं। वो कहां से वोट देंगे? वो कहां से वो फॉर्म भरेंगे? कहां से फोटो लाएंगे? माँ बाप का गुजर गए उनके वो लाओ, उनके सर्टिफिकेट लाओ। बल्कि आईन जब बना था, अंबेडकर साहब ने जब आईन बनाया था, उसमें हर एक को हक था, हर एक को, कि वो वोट दे। और फिर इसमें अमेंडमेंट आया कि 18 साल का जब होगा बच्चा वो वोट दे सकता है। आज इन्हें नया ही कानून निकाला जो कॉन्स्टिट्यूशन आईन के खिलाफ है। और बैठे अपने मालिक को रजा करना है, उस मालिक को रजा करने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। वहीं अमरनाथ यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अब तक 1,11,974 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जिसकी जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी।
सिर्फ 6 दिन में ही ये संख्या पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद पहुंची है, जो आतंकियों के मंसूबों पर करारा तमाचा है। ये साबित करता है कि श्रद्धालुओं की आस्था को ना आतंक डिगा सकता है और ना ही डर का माहौल। ये जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर चुकी है। पवित्र माहौल में ये यात्रा दोनों मार्गों यानी कि पहलगाम और बलटाल से पूरी श्रद्धा और सुगमता के साथ जारी है। आने वाले दिनों में और अधिक भक्तों के जुड़ने की भी उम्मीद है। दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का उपयोग हथियार खरीदने और फंडिंग के लिए कर रहे हैं। FATF ने भारत के 2 बड़े मामलों 2019 पुलवामा हमला और 2022 गोरखनाथ मंदिर हमले का जिक्र करते हुए बताया कि इन घटनाओं में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अहम भूमिका रही। पुलवामा हमले में IED बनाने के लिए अमेज़न से एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था, जिससे धमाके की ताकत कहीं गुना बढ़ गई। वहीं गोरखनाथ मंदिर हमले में भी आरोपी ने पेपाल के जरिए लगभग 6.7 लाख विदेश भेजे और VPN सर्विसेज का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन छिपाई थी। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को 2 हफ्तों की गर्मी की छुट्टियों के बाद सभी स्कूल दोबारा खुल गए हैं। एक दिन पहले हुई जोरदार बारिश ने लू जैसे हालात से राहत जरूर दी, लेकिन स्कूलों के नए शेड्यूल को लेकर अभिभावकों और छात्रों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने घोषणा की थी कि नगर निगम सीमा के भीतर के स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक चलेंगे और अन्य क्षेत्रों के स्कूल 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि शारीरिक कक्षाओं के समय में कमी की भारी भरपाई के लिए 1 घंटे के ब्रेक के बाद 2 ऑनलाइन कक्षाएं भी अनिवार्य की गई हैं। आज से जो स्कूल खुले हैं, जो टाइमिंग में चेंज आई है, तो वो उसके लिए काफी लोग भी फोन कर रहे हैं। ये कोई फाइनल नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ। अगर हमें लगेगा कि इसमें कोई तरमीम करनी है टाइमिंग में, तो वो हम कर सकते हैं। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। अगर लोगों की कहीं पे भी ये डिमांड है कि टाइमिंग में कुछ परेशानियां हैं, उसको एडजस्ट कर लेंगे। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। हमारा मसला ये है कि नवंबर सेशन है, बच्चे पढ़े और कंप्लीट करें आके अपनी पढ़ाई में जाके। हमारा यही मकसद है, इसीलिए हम ये कोशिश जो है, चाहे वेकेशंस को ख़त्म करने का या बाकी जो बच्चों के पढ़ाने के मसाइल है, वो सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे पढ़ें और अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि मिड जुलाई में आ गए, अब अगस्त और सितंबर ही है, टोटल अक्टूबर में एग्जाम है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ें, कामयाब रहें और मुल्क में पूरी रियासत का नाम और मुल्क का नाम रोशन करें। वहीं लद्दाख में प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण पे है। 26 अगस्त 2024 को गृह मंत्रालय ने 5 नए जिलों की घोषणा की थी। लेह से श्याम, नुब्रा और चांगथांग और करगिल से जंस्कार और द्रास। अब इन जिलों की सीमाएं, मुख्यालय और स्टाफिंग जैसी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस काम के लिए बनी समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त IAS प्रमोद कुमार जैन ने की थी। रिपोर्ट का विश्लेषण लद्दाख प्रशासन की आंतरिक समिति ने किया और अब ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के करीब है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय कभी भी औपचारिक घोषणा कर सकता है, जिससे लद्दाख में जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो जाएगी। स्थानीय लोग अब इस ऐतिहासिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान को 70 से 80% हथियार और सैन्य उपकरण चीन से मिले हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान वर्षों से भारत के खिलाफ साजिशें करता रहा है और अब चीन की मदद से उसकी आक्रामक मंशा और क्षमता दोनों और भी खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन का पाकिस्तान और बांग्लादेश में आर्थिक और सामरिक दखल हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दक्षिण एशिया में बार बार सरकारों के बदलने और भू राजनीतिक अस्थिरता को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का कारण बताया। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच निजी हितों के चलते बन रही नजदीकी भारत की रणनीतिक स्थिति और सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकती है। आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और मजदूरों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस बंद का असर बैंक, स्कूल, परिवहन, स्वास्थ्य और सरकारी दफ्तरों पर पड़ सकता है। भारत बंद का मकसद है केंद्र सरकार की नीतियां के खिलाफ विरोध जताना, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण और मजदूर कानूनों में बदलाव।
जम्मू कश्मीर में भी इसका असर दिख सकता है। श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर और बारामूला जैसे इलाकों में सरकारी दफ्तरों और बैंकों में कामकाज धीमा हो सकता है। बसों और टैक्सियों की संख्या कम हो सकती है, जिससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हो सकते हैं। प्रशासन ने हालात पर नजर रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि शांति बनी रहे, और लोगों से अपील की गई है कि वो घर से निकलते वक्त हालात देखकर ही बाहर जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए News 18 JKLS। धन्यवाद।